आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का नियम क्या होता है? तो देखिए, हम लोग इसके पहले ओम्स लॉ पढ़े थे, लेकिन ओम्स लॉ में क्या है कि वो केवल सिंपल सर्किट का, जो साधारण परिपथ होते हैं उन्हीं के प्रतिरोध या धारा ज्ञात करने में या विभवांतर ज्ञात करने में वो काम आएगा। लेकिन अगर कोई जटिल सर्किट वहाँ रख दिया जाए, कम्प्लेक्स सर्किट रख दिया जाए, तो वहाँ हम ओम के नियम से वो चीज़ें, चाहे धारा हो गया, विभवांतर हो गया, प्रतिरोध हो गया यानी रेजिस्टेंस, तो करंट, पोटेंशियल या रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें वहाँ आसानी से नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में रॉबर्ट किरचॉफ ने एक नियम दिया था, 2 नियम दिए थे उन्होंने, और उन्हीं को हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। और इस नियम से हम लोग जटिल सर्किट, जटिल परिपथ, जिसको कम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं, तो कम्प्लेक्स सर्किट में ये पोटेंशियल, करंट और ये रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए क्या है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग देखते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है, इसको हम लोग करंट का नियम भी कहते हैं, करंट नियम। शॉर्ट में इसको केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। तो शॉर्ट में ये भी लिखा मिल जाएगा कहीं पर, ये लॉ ऑफ करंट भी लिखा मिल जाएगा। तो ये चीज़ क्या है फर्स्ट लॉ? तो यह नियम, एक बात ध्यान रहे कि यह नियम आवेश संरक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। और ये नियम क्या कहता है, तो इस नियम का स्टेटमेंट देखिए। तो इस नियम का स्टेटमेंट ये है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि वही जंक्शन, जो जंक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि सर्किट में देखिए ये जो है ये जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में देखिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन वही संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात समेशन ऑफ I = 0, जितने भी करंट हैं उन सभी का अगर सम लिया जाए तो वो 0 आएगा। देखिए, अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के इसी बात को देखिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए यह एक कम्प्लेक्स सर्किट हो गया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए एक ही जंक्शन पर, ये जंक्शन है, ये देखिए जंक्शन लिख दिया गया है, ये पॉइंट जंक्शन है, एक ही जंक्शन पॉइंट पर कई धाराएं आकर के मिल रही हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें कि क्या होगा, यहाँ इसका नियम लगाएं किरचॉफ का। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक जंक्शन पर जो समस्त धाराएं होंगी, समस्त करंट होंगे, जितने भी टोटल करंट होंगे, इनका अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग 0 होगा। तो चलिए अब इन धाराओं को हम लिखते हैं, लेकिन एक बात उससे पहले जान लें कि किस धारा को हम निगेटिव लेंगे, किस धारा को पॉजिटिव लेंगे। तो हम अपने अनुसार, अपनी सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो धारा इसके सेंटर पर यानी जंक्शन की तरफ आ रही हैं उन्हें धनात्मक ले रहे हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उन्हें ऋणात्मक ले रहे हैं। तो ये अपने अनुसार हम सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सिंबल ले लिया, और ये सिंबल चूज करने के बाद देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली धारा देखिए I1 जो कि इस जंक्शन की तरफ आ रही है, तो ये धनात्मक होगी, तो इसको हमने I1 ले लिया। फिर I2 भी देखिए ये भी जंक्शन की तरफ जा रही है, तो जंक्शन की तरफ जा रही है तो इसको भी धनात्मक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी साइड में, तो ये देखिए I3 है, I3 जो है ये दूर जा रही है, यानी इस सर्किट से बाहर की ओर जा रही है, तो ये ऋणात्मक होगा। तो इसको हमने बराबर के दूसरे साइड में लिख दिया है, ठीक है। तो ये
और इसी तरह से ये देखिए I4 है, ये भी बाहर की तरफ जा रही है, I5 भी बाहर की तरफ जा रही है। तो देखिए I3 I4 I5 एक साथ लिख दिए हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, I1 और I2 दूसरे डायरेक्शन में है, तो इसको इसके बराबर कर दिए हैं। और जब इन्हीं को सबको एक साथ लाएंगे तो I1 + I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 और सबका सम देखिए यहाँ 0 है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं समेशन ऑफ I बराबर 0। यानी कि यहाँ से ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग यानी जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वो अपकमिंग इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, यानी वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया किरचॉफ का पहला नियम। अब देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। किरचॉफ का ये दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, तो दूसरा नियम देखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज का नियम। शॉर्ट में इसी को हम लोग बोलते हैं केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, शॉर्ट में लोग बोलते हैं केवीएल। केवीएल मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्या होता है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्या है इसका स्टेटमेंट, ये क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में कोई क्लोज सर्किट हो, किसी बंद परिपथ के कुल सेलों का जितने भी उसमें सेल लगे रहेंगे उनके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। विद्युत वाहक बल यानी EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किसी परिपथ में लगे कुल जितने भी सेल हैं उस सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी EMF का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे प्रतिरोध और उनसे होकर बहने वाली धारा के गुणनफलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि हम कहेंगे कि यदि कोई क्लोज सर्किट ले लेते हैं, कोई बंद परिपथ ले लेते हैं, तो उसमें यदि कई सेल लगे होंगे तो उन सेलों के जो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उनका बीजगणितीय योग उन परिपथों में लगे जो रेजिस्टेंस है और उन रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा के गुणनफल यानी रेजिस्टेंस और उनसे होकर बहने वाली धारा के गुणनफल के योगफल, वो भी बीजगणितीय योगफल के बराबर होगी। तो देखिए ये हो गया समेशन ऑफ E मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं इनके सम की बात कर रहा है। और इसके बाद ये समेशन ऑफ ये हो गया समेशन ऑफ ये IR। तो जितने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं इनका सम इक्वल टू IR मीन्स ये सर्किट में बहने वाली करंट और उनका रेजिस्टेंस का गुणनफल का सम, तो इसके बराबर आता है। इसको एग्जाम्पल लेकर के और बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल हो गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट को देखिए, ये इसमें दो सेल लगे हैं E1 और E2। E1 और E2 दो सेल लगे हैं और देखिए इसमें दो क्लोज पास या मेश बोलते हैं या उसी को हम लोग लूप भी बोलते हैं, लूप या पास बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लूप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो पास बन रहे हैं या दो लूप बन रहे हैं या इसी को मेश भी कह सकते हैं। तो देखिए एक E1 और E2 मिल करके एक पूरी तरह से एक सर्किट बन रहा है। A B C D E F A, इस तरह से सर्किट पूरा कितना बन रहा है A B C D E F A, इस तरह से यहाँ पर एक सर्किट बन रहा है। अब देखिए ये पूरी तरह से क्लोज सर्किट है, इसमें देखिए पूरा ये मेश क्लोज है। तो अब यहाँ पर किरचॉफ ने जो कहा था उसका नियम लगा सकते हैं और उसका नियम लगा करके हम
यहाँ पर समीकरण बना सकते हैं और उस समीकरण को हल करके करंट का, रेजिस्टेंस का या ये पोटेंशियल का या विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहला वाला मेष ले लेते हैं, ये वाला जो है ABCFA, बस इतने की बात करेंगे अभी पहले वाले मेष के लिए जो पहला लिखा है ABCFA। तो इस क्लोज पाथ के लिए हम इस बंद मेष के लिए बात करेंगे। तो देखिए इसमें हम पहली बात एक बार धारा का डिसीजन कर लेंगे कि धारा किस साइड से, किधर पॉजिटिव लेंगे किधर निगेटिव लेंगे। तो चलिए हमने एक एरो बना दिया कि अगर इस तरह से जा रही है धारा, इसके साइड में बह रही तो उसको पॉजिटिव लेंगे और जस्ट इसके यदि अपोजिट होगी तो उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि जितने भी इसमें सेल लगे होंगे इन सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। तो सबसे पहले सेल, तो सेल के विद्युत वाहक बल कौन, देखिए पहला सेल लगा है तो यहाँ पर इसका E1 विद्युत वाहक बल E1, और इसमें देखिए दूसरा भी सेल लगा है E2। तो E1 क्योंकि धारा इसी दिशा में बह रही है तो ये देखिए ये धारा की दिशा हो गई। तो इस दिशा में देखें तो जिस दिशा में हम धारा लिए हैं वो इसी दिशा में इससे धारा बह रही, तो इसको पॉजिटिव ले लिए तो ये E1 हो गया। अब देखिए दूसरी वाले E2 की बात करें तो यहाँ तो देखिए धारा इसके उल्टा बह रहा है, ये इधर जा रहा है ये इधर, इसका मतलब E2 को निगेटिव ले लिए तो E1 ये -E2। और फिर आगे क्या कहा था कि विद्युत वाहक बलों का योग अब किसके बराबर होता है, तो इनमें लगे प्रतिरोधों से होकर बहने वाली धारा के गुणनफलों के योगफल के बराबर। तो यानी इसमें देखिए रेजिस्टेंस 2 लगे हैं तो इन रेजिस्टेंसों से होकर बहने वाली धारा, तो देखिए R1 लगा है तो R1 से I1 धारा बह रही है तो I1 R1 हो गया। और फिर कहा यहाँ दूसरा देख लीजिए योगफल लेना है ना, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ R2 भी लगा है, इसी पाथ की बात हो रही है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2 भी लगा है। तो R2 से हम लोग देखते हैं धारा की बह रही है, उसको भी ले लेते हैं। तो देखिए धारा इसमें उल्टा है, इसके साइन जो हम लिए हैं उसके उल्टा ये धारा I2 बह रही है तो I2 इसके उल्टा है, यानी इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -I2R2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक किरचॉफ का नियम लग गया। तो E1 और E2 जो उन्होंने कहा था कि ये विद्युत वाहक बलों का योग, जितने भी सेल लगे होंगे इन सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। और फिर क्या कहा था, इनमें लगे रेजिस्टेंस से होकर बहने वाली धारा, रेजिस्टेंस और उनसे होकर बहने वाली धारा के गुणनफल के योगफल के बराबर। तो देखिए I1 R2 का गुणनफल ले लिए और I2 R2 I1 R1 इन दोनों का गुणनफल ले लिए, फिर दोनों का योग कर दिए साइन के साथ। तो इस तरह से इसमें किरचॉफ का नियम लग गया। सेम इसी तरह से इसमें भी लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से किरचॉफ का नियम लगेगा। तो इसमें अगर हम दूसरा क्लोज पाथ देखें तो दूसरे क्लोज पाथ के लिए ध्यान से देखिए तो यहाँ पर पहला वाला तो बाहर हो जाएगा, दूसरा वाला अब इसमें कहाँ से होगा दूसरा क्लोज पाथ, FCDEF यहीं से होगा, FCDEF। तो इस क्लोज पाथ के लिए हम लोग निकालते हैं, फिर यहाँ किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे EMF बट सेल का। तो देखिए एक ही सेल इसमें है, दूसरा कोई सेल नहीं है इस परिपथ में, तो एक ही सेल है तो इसको E2 लिख दिए। फिर उसके बाद अब इनमें कितने रेजिस्टेंस हैं, उनसे कौन सी धारा बह रही इनका देख लिया जाए। तो देखिए एक रेजिस्टेंस, ये धारा का दिशा यहाँ डिसाइड कर लिए हैं। तो देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ R3 लगा है और यहाँ पर एक R2 लगा है। तो R2 से कौन धारा बह रही है तो I2 बह रही है, तो यहाँ पर I2 × R2 हो जाएगा। ठीक, I2 × R2 ले लिए। और दूसरी बात, अब एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ भी है तो इससे क्या धारा बह रही है, तो देखिए यहाँ से I2 आ रही है, वहाँ से I1 आ रही है, तो यहाँ I1 + I2 हो जा रहा है। तो यहाँ से I1 + I2 दोनों जुड़ करके धारा बहेगी। तो इस प्रकार से जो R3 रेजिस्टेंस है, इस R3 से I1 + I2 दो धाराएं मिल करके बहेंगी। तो इसमें I1 +
2 का योग का गुणनफल हो जाएगा R3 से, और इन दोनों का योगफल इस E2 यानी इस सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। अब ये तो हो गया दूसरा। अब एक और हम देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखा जाए, बीच वाले को हम इसको निकाल देते हैं, बीच वाले को न कंसीडर करें, तो देखिए ओवरऑल इस बीच वाले को हटा दें तो ओवरऑल देखिए ABDEA, यहाँ पर भी तो एक लूप बन रहा है, एक में से भी बन रहा है, ABDEA, बीच वाले को हटा दिए हैं। तो इसमें भी हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो इसमें देखिए जब किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो अगर बात करें सेल का, तो यहाँ E1 सेल मिल जाएगा। तो E1 सेल के लिए EMF E1 लिख दिए, एक सेल E1 का EMF E1 हो गया। अब देखिए अब दूसरा तो सेल तो है नहीं इसमें। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें 2 रेजिस्टेंस फिर भी मिल जाएगा, एक R1 मिल जाएगा और एक R3 मिल जाएगा। तो R1 से कितना धारा बह रही है तो दिख रहा है I1 धारा बह रही, तो R1 I1 का योग हो गया। और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये R3 से कितना धारा बह रही, तो I1 प्लस I2 मिल रहा, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 समीकरण बनेंगे, और तीनों समीकरण को हल करके हम ये तीनों वेरिएबल E, I और R, 3 वेरिएबल यहाँ बनेंगे, तो तीनों वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये किरचॉफ का नियम है। इसमें जो न समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।